मूवी की शुरुआत होती है और हम हमारी हीरोइन क्यारा को देखते हैं, जो किसी से फोन पे कह रही होती है 3 दिन पहले हम दोनों ने एक साथ रात बताई थी और अब किसी रीजन से मुझे जल्दबाजी में शादी करनी है, तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे? और सामने वाला व्यक्ति बिना किसी सवाल जवाब के तुरंत शादी के लिए तैयार हो जाता है। और क्यारा एक ज्वेलरी शॉप में काम करती है और 3 दिन पहले एक कस्टमर की ज्वेलरी देने के लिए बताए हुए एड्रेस पर होटल आती है। और जैसे ही दरवाजे पर नॉक करती है, गेट खुलता है और एक अनजान आदमी इसे पकड़ के अंदर खींच लेता है। और यही है हमारा हीरो, जिसका नाम है जिन लियो, जो कि बहुत ही रईस खानदान जिन परिवार का इकलौता बेटा है। और इसकी पैनी आंखें और खूबसूरती को देखकर एक बार को क्यारा भी कामुक हो जाती है और फिर इससे कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? और ये कहता है, मुझे किसी ने ड्रग दे दिया है, प्लीज मेरी हेल्प करो और इसके बदले में तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा। और ग्यारह इससे कहती है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं तो यहाँ सिर्फ जूली टेलर करने आई थी। और ग्यारह के मना करने पर ये कहता है, मुझे औरतों के संग जबरदस्ती करना पसंद नहीं, तुम जा सकती हो। और जैसे ही ग्यारह इसे छुटकी आने लगती है, जिल्लियों की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और ये देखकर क्यारा इसकी हेल्प करने लगती है। लेकिन अब ये क्यारा को पकड़ के बेड पर पटक लेता है और क्यारा होता है, अब तुम कहीं नहीं जा सकती। और फिर इसे फोर्सफुली किस करने लगता है और क्यारा ना तो ये सब कुछ करना चाह रही थी और ना ही इसे मना कर पा रही थी। और फिर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और इंटीमेट होने के बाद क्यारा इसके ऊपर नाराज हो रही होती है और ये क्यारा को अपना फोन नंबर देता है और इससे कहता है, कल रात जो कुछ भी हुआ मुझे उसका अफसोस है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा था, मेरी मदद के बदले में तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो और मुझे सोच समझ के बता देना। और अब क्यारा को उसकी माँ का फोन आता है और कह रही होती है, इतनी देर होगी तुम अभी तक क्यों नहीं आई? और अब क्यारा अपने घर आती है और इसके संग जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में अपने घर वालों को बताकर इन्हें परेशान नहीं करना चाहती। और इसकी माँ कहती है, हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम इतनी देर कैसे हो गई? और ये बहाना बना देती है। और पापा कहते हैं, तुम बिल्कुल सही समय पे आई हो, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए ब्लेंडेड का इंतजाम किया है। और इसकी भाभी कहती है, ये मेरा कजन ब्रदर है जो कि एक डॉक्टर है और सैलरी बहुत अच्छी है। और क्यारा मना करने लगती है और कह रही होती है, किसी और पर डिपेंड होने से अच्छा है अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और मुझे भी शादी नहीं करनी। और इसकी भाभी कहती है, क्यों नहीं करनी? तुम जिंदगी भर तो अपने पेरेंट्स के घर में नहीं रह सकती और वैसे भी इस घर में 3 कमरे हैं और अब तुम्हारा भतीजा या भतीजी इस दुनिया में आने वाले हैं, तो फिर मैनेज कैसे होगा? और इनकी बात सुनकर क्यारा कहती है, तो इसका मतलब आप मुझसे छुटकारा पाना चाहती है? और माँ कहती है, तुम्हारी भाभी का वो मतलब नहीं था, वो तो बस तुम्हारे भले के लिए बोल रही है। और सबको पता है कॉलेज खत्म होते ही तुमने काम शुरू कर दिया था और तुम्हारी कमाई की वजह से ही हम ये घर खरीद पाए हैं और तुम्हारी भाई की शादी के दहेज भी तुम्हारे पैसों से दिया गया था। और फिर इसकी भाभी कहती है, मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है और इस तरह के लड़कों के लिए लोग मुंह फाड़े बैठे रहते हैं, लेकिन तुम खुशनसीब हो जो मेरे कजन भाई को तुम पसंद हो। और पूरा परिवार मिलकर क्यारा के पीछे पड़ जाता है कि ब्लाइंड डेट पर जाए और घर वालों के फोर्स करने की वजह से क्यारा ब्लाइंड डेट पे आती है और इसके बगल में आकर एक बूढ़ा आदमी बैठ जाता है और क्यारा इसकी शक्ल फोटो वाले आदमी से मिलाने लगती है। और अब क्यारा को पता चलता है कि ये बूढ़ा ही इसकी भाभी का कजन है और इसे कहती है, लेकिन तुम फोटो में बिल्कुल अलग दिखते हो। और ये कहता है, हाँ मैं फोटो के मुकाबले ज्यादा हैंडसम हूँ और तुम मुझे पसंद हो और शादी के बाद बस तुम मुझे एक बेटा दे देना। और इसकी बात सुनकर क्यारा को इससे घिना रही होती है और कह रही होती है, ये डॉक्टर है और सोच पता नहीं किस जमाने की है। और फिर इससे कहती है, एक डॉक्टर होने के नाते आप इतना तो जानते ही होंगे, लड़का लड़की होना इंसान के हाथ में नहीं है। और ये कहता है, चिंता मत करो, मेरे ज्योतिषी ने कहा है शादी के बाद मुझे 3 पुत्र होंगे। और इसकी बातें सुनकर और इसकी हरकतों को देख देख कर क्यारा को इससे घिना रही होती है और फिर क्यारा से कहता है, चलो। और ये कहती, कहाँ चलो? और ये कहता है, मेरे सर्टिफिकेट लेने। और तभी क्यारा की नजर जिल्लियो पे जाती है और इसे पता चलता है कि जिल्लियो एक डॉक्टर है, वो भी इसी हॉस्पिटल में है। और ये फिर से क्यारा को चलने के लिए बोलता है, मेरे सर्टिफिकेट के लिए। और क्यारा कहती है, नहीं। और ये कहता है, लेकिन क्यों? और क्यारा कहती है, क्योंकि मेरे ज्योतिष ने कहा है मेरे नसीब में एक ही पुत्र नहीं है। और अब क्यारा को दर्द फील होता है और ये अपने पीछे देखती है जहाँ ब्लड स्पॉट होता है, लेकिन एक पीरियड ब्लड नहीं है। और यहाँ जिन लियो और इसके दोस्त की बातों से पता चलता है कि जिन लियो को उसके फैमिली बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ये हॉस्पिटल भी जियांग चंग ग्रुप का है, यानी कि जिन फैमिली का। और तभी इसके दोस्त की नजर इसके गर्दन पर बेड पर जाती है और ये देखकर पूछने लगता है, कल रात क्या हुआ था? और जिन लियो को पिछली रात की याद आ जाती है जहाँ ये क्यारा से कह रहा होता है, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? और क्यारा उठकर जाने लगती है, लेकिन ये फिर से क्यारा को पकड़ लेता है और एक बार और इसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। और क्यारा इसके कंधे में कस के काट लेती है और फिर इससे कहती है, तुमने मुझसे नहीं पूछा था। और ये कहता है, मैंने तुम्हें हर्ट किया है लेकिन अब की बार मैं जेंटल रहूंगा। और दोबारा से ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और इसका दोस्त इससे बार बार पूछ रहा होता है, कौन थी वो? और जिल्लियो के चेहरे पर बहुत ही खूबसूरत मुस्कान होती है, जैसे इसे क्यारा से लपट फसेट हो गया हो। और अपने मन में कह रहा होता है, एक छोटा सा प्यारा सा खरगोश, और अब पता नहीं इस जिंदगी में उससे कभी दोबारा मुलाकात होगी या फिर नहीं। और तभी सामने से इसी जिंदगी में क्यारा गेट खोल के आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे को देख के चौंक जाते हैं। और दूसरा डॉक्टर से पूछता है, तुम किस डॉक्टर को दिखाना चाहती हो? और जिनलियो इसे यहाँ से जाने के लिए बोल देता है। और जैसे ये बाहर आता है, इसे होश आता है कि ये तो इसी का ऑफिस है।
और अब जिल्लियो एज ए डॉक्टर एसएस की प्रॉब्लम पूछता है और ये बता देती है क्या प्रॉब्लम है और कहती है मुझे दर्द भी हो रहा है। और जिल्लियो कहता है क्या ये सब कल रात के बाद से हो रहा है और ये कहती है हाँ। और अब जिल्लियो उसका चेकअप कर रहा होता है और ये थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी और इसे घबराता देख जिल्लियो कहता है इस वक्त मैं एक डॉक्टर हूँ। और अब इसे दवाइयाँ लिख कर देता है और कहता है बहुत ही ज्यादा तेज होने की वजह से तुम्हें ब्लीडिंग हो रही है और इसीलिए अब अगले एक हफ्ते तक ये सब कुछ नहीं करना। तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई ना। और क्यारा कहती है हाँ। और ये कहता है समझ में आ गया तो बताओ मैंने क्या बोला। और क्यारा कहती है अगले एक हफ्ते तक ये सब कुछ नहीं करना है। और ऐसे चिढ़ाते हुए जिल्लियो कहता है मैंने इसके अलावा बहुत कुछ बोला है लेकिन तुम्हें बस यही याद है। और किसी आकर क्यारा दवाई का पर्चा लेकर ऐसे चली जाती है और जिल्लियो मुस्कुरा रहा होता है। और क्यारा इस बात से परेशान है इसके कपड़ों पे खून लगा है तो अब ये बाहर कैसे जाए। तभी सामने से जिल्लियो की भेजी नर्स इसके लिए कपड़े लेके आ गई थी और क्यारा इन कपड़ों में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और नर्स इससे पूछ लेती है कि आपका और डॉक्टर जिल्लियो का रिश्ता क्या है। और क्यारा मना कर देती है हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। और अब नर्स इसके सामने जिल्लियो की तारीफों के फुल बांधने लगती है कि वो कितना ज्यादा होनहार शरीफ ब्रह्मचारी है। और इसकी बातें सुनकर क्यारा को पिछली रात की याद आ जाती है और कह रही होती है मुझे पता है कि वो कितना शरीफ ब्रह्मचारी है। और अब यहाँ पर ध्यान आता है और क्यारा इससे कहती है मुझे बता देना ड्रेस कितनी की है मैं तो पेमेंट कर दूंगी। और ये कहता है जरूरत नहीं है। और फिर कहता है मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था आखिर तुमने ही मेरी जान बचाई थी। मैं तुम्हें कंपनसेट करना चाहता हूँ उसके बदले में तुम मुझसे पैसे मांग सकती हो। और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है और अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो उसके बदले में तुम कोई अधिकार भी मांग सकती हो। और इसकी बात तो सुनकर क्यारा कहती है अधिकार। और ये कहता है हाँ अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। और मन में क्यारा कहती है कि मुझसे शादी करना चाहता है लेकिन क्यारा ऐसे मना कर देती है। और फिर ये नोटी वे में कहता है अगर तुम्हारा मन हो तो इसके लिए भी तुम मुझे फोन कर सकती हो। लेकिन अब क्यारा इससे कुछ भी नहीं कहती और इसे खुद से दूर कर कैसे चली जाती है। और अब अपने घर आती है जहाँ पर इसकी भाभी हनुमान बनकर इसका इंतजार कर रही थी। और क्यारा के आते ही इसके ऊपर चढ़ने लगती है मेरे भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया है किस तरह से तुमने उसे तुरंत मना कर दिया। और क्यारा कहती है भाभी आपके भाई को बीवी की जरूरत नहीं है बल्कि एक ऐसा साधन चाहिए जो उसे 3 पुत्र पैदा करके दे सके। और इसकी भाभी कहती है मेरे भाई को बेटी पसंद है और इसमें गलती क्या है और वो इतना ज्यादा रईस है और इस सब में तुम्हारा ही फायदा है और मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। उसने मुझसे कहा है वो तुम्हें दहेज में 2 मिलियन देगा। और अपनी भाभी की बातें सुनकर क्यारा कहती है ये सब कुछ आप मेरे भले के लिए कर रही है ना तो ठीक है दहेज में मिले हुए 2 मिलियन में अपने साथ ले जाऊंगी। और अब इसकी भाभी अपने औकात दिखा देती है और क्यारा के गाल में एक थप्पड़ खींच के देती है और कहने लगती है हमने आज तक बेकार में तुझ पे इतना खर्चा किया तुझे बेकार में पाला पोसा और तू दहेज में मिले पैसे अपने साथ ले जाना चाहती है। और क्यारा की माँ भी क्यारा के पास आकर समझाने लगती है और क्यारा कहती है मुझे वो इंसान पसंद नहीं है। और इसकी भाभी कहती है मेरे भाई ने कहा है इसे उससे शादी करके नौकरी करने की जरूरत नहीं है इसे बस एक अमीर इंसान की बीवी बनके उसे बच्चे पैदा करके देने हैं इसमें गलती क्या है। बच्चे पैदा करना तो एक औरत का फर्ज होता है और तुम्हें खुद को सौभाग्यशाली समझना चाहिए जो मेरा भाई तुमसे शादी करना चाहता है। और अब कल ही तुम जाकर मेरे भाई के संग मैरिज सर्टिफिकेट लोगी और दहेज में मिले पैसे तुम हम लोगों के लिए छोड़ के जाओगी। और माँ पापा भी अपनी बहू को सपोर्ट कर रहे होते हैं और माँ कहती है तुम शादी कर लो उसके बाद हम कोई टोटका या नुस्खा करेंगे जिससे तुम्हें लड़का पैदा हो। और पापा कहते हैं हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं और जो कुछ कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। और फिर इसकी भाभी इसका हाथ खींच के ले जाती है और इसे कमरे में बंद कर देती है और कह रही होती है अब तुम शादी के वक्त ही बाहर निकलोगी। और क्या इन लोगों से रो रो के बैक कर रही होती मुझे उससे शादी नहीं करनी। और देखती है इसकी भाभी ने होने वाले बच्चे का सामान पहले स्कूल रूम में रखवा दिया है और कह रही होती है मुझे पहले समझ जाना चाहिए था मेरा सौदा करके मुझे घर से निकालना चाहते हैं। लेकिन क्यारा ने भी ठान लिया है किसी भी कीमत पर डॉक्टर ली से शादी नहीं करेगी। और इसीलिए जिल्लियो को फोन लगाती है और जिल्लियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी था। और जैसे ही इसको पता चलता है कि फोन क्यारा का है तुरंत इससे बात करने लगता है और क्यारा इससे आज अभी शादी करना चाहती है। और ये अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर क्यारा से शादी करने के लिए चला जाता है। और क्यारा की भाभी ने दरवाजा लॉक कर दिया था इसीलिए घर से भागने के लिए विंडो से कूद जाती है और अब किसी काम से अपनी काम वाली जगह पे आती है। और इसके बैग में इसका आईडी कार्ड नहीं मिल रहा था और तभी इसका आईडी कार्ड लेकर इसका सीनियर आता है और इसे कहने लगता है क्या तुम इसे ढूंढ रही हो। और जैसे ही क्यारा अपना आईडी कार्ड लेना चाहती है ये इसे जेब में रख लेता है और कहने लगता है आगे बढ़कर मेरी जेब में से निकाल लो। और क्यारा इससे कहती है चुपचाप मेरा आईडी कार्ड दे दो वरना मैं तुम्हारे खिलाफ हरासमेंट का केस कर सकती हूँ। और ये कहता है तुम कुछ भी नहीं कर सकती मैंने तुम्हारे बारे में पता लगवाया है तुम्हारे घर वाले खुद तुम्हें पैसों के लिए बेचना चाहते हैं और अब जब तुमने मेरे ऊपर हरासमेंट का इल्जाम लगा ही दिया है तो फिर मैं ये काम कर ही लेता हूँ। और जैसे ही क्यारा खुद को बचाने के लिए घूमती है पीछे से जिल्लियो को खड़ा पाती है और देखकर कहती है तुम इतनी जल्दी आ गए। और जिल्लियो उससे कहता है क्या हुआ और ये इसे बता देती है कि मेरा आईडी कार्ड इसके पास है और ये मुझे परेशान कर रहा है। और ये आदमी कहता है ये झूठ बोल रही है इसने खुद ही अपना आईडी कार्ड मेरी जेब में डाला है और अपनी मर्जी से मेरे सामने खुद को परोस कर मुझसे बड़े ऑर्डर पाना चाहती है। और इस आदमी की बकवास सुनकर क्यारा घबरा जाती है और मन में कहती है क्या जिल्लियो मेरी बात पे विश्वास करेगा। और फिर जिल्लियो इस आदमी से कहता है इस जगह पर सीसीटीवी कैमरा जरूर होंगे। और ये आदमी कहता है कैमरास खराब हैं।
और गुर्राते हुए जिल्लियो कहता है कैमरा सच में खराब है, और ये आदमी कहता है हाँ कैमरा खराब है। और जिल्लियो कहता है कैमरा खराब है तो अच्छी बात है, और इसमें एक मुक्का धर देता है। और किस्सा अगर ये आदमी कहता है तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। और जिल्लियो कहता है अभी भी तुम्ही ने कहा था ना कैमरा खराब है, तो फिर तुम ये साबित कैसे करोगे कि मैंने तुम्हें मारा। और फिर मार मार कर अच्छे से इस आदमी की फिटनेस बना देता है। और ये देखकर क्यारा मन में कहती है इसे मेरे ऊपर विश्वास है, और फिर आगे बढ़ के जिल्लियो को रोकती है, इसे शांत करती है। और अपना मुंह अच्छे से फुड़वा कर ये आदमी शांति से आईडी कार्ड दे देता है। और अब जिल्लियो उससे पूछता है तुमने मुझे उसे मारने क्यों नहीं दिया। और ये कहती है वो यहाँ पर सुपरवाइजर है और बहुत बड़े बड़े लोगों को जानता है, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी मुसीबत पड़ जाओ। और ये सुनकर ये खुश हो जाता है और मन में कह रहा होता है इसे मेरी परवाह है। और अब इससे पूछता है तुम यहाँ पर काम करती हो, और ये कहती है हाँ। और जिल्लियो कहता है लेकिन ये जगह तुम्हारे काम करने के लायक नहीं है। और ये कहती है यहाँ काम करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की तबीयत खराब रहती थी और इसीलिए मुझे छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। और ये लोग अच्छी तनख्वाह देते हैं और एक ज्वेलरी बेचने पर 5% कमीशन देते हैं। और इसकी बातें सुनकर जिल्लियो को इसके ऊपर बहुत दया आ रही होती है कि बचपन से ही क्यारा को कितना काम करना पड़ा, अपने पूरे परिवार का बोझ इसी के कंधों पर है। और अब क्यारा ऐसे कागज दिखाती है और ये कहता है ये क्या है। और ये कहती है ये हमारा मैरिज एग्रीमेंट है, मेरे घर वालों के पास तुम्हें दहेज देने के लिए नहीं है, इसीलिए मैं भी तुमसे दहेज नहीं लूंगी। दूसरा मेरे पास कोई बचत भी नहीं है, इसीलिए शादी के बाद मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी, अपना खर्चा खुद उठाऊंगी। और मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। और जिल्लियो इसकी सारी बातें बहुत शांति से सुन रहा होता है और फिर एक ही बात कहता है चलो चल के शादी कर लेते हैं। और अब ये दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। और मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद जिल्लियो वैसे अपने घर का एड्रेस देता है और ऐसे कहता है अभी मुझे अपने काम पे वापस जाना होगा, तुम घर जाओ, मैं रात को तुमसे वहीं मिलूंगा। और काम खत्म हो जाने के बाद चिल मारने के लिए इसका दोस्त ऐसे क्लब में चलने के लिए बोलता है, लेकिन ये मना कर देता है ये कहकर मुझे घर जल्दी जाना है। और चिल्लाते हुए ये कहता है आखिर तुम्हें घर जाने की जल्दी क्यों है। और फिर इसके बाकी कलीग इससे कहने लगते हैं अब वो मैरिड है और दोस्तों के लिए उसके पास टाइम नहीं। और ये कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, हम दोनों साथ साथ बड़े हुए हैं, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कभी भी एक लड़की के लिए अपने दोस्तों को नहीं भूल सकता। और जिल्लियो बहुत ज्यादा खुश होकर अपनी नई बीवी से मिलने के लिए घर आता है, लेकिन क्यारा यहाँ पर नहीं है। और मेड कहती है आपने कहा था कि मैडम आने वाली हैं, मैंने पूरे दिन वेट किया कोई भी नहीं आया। और अब परेशान होकर क्यारा को मैसेज करता है, पूछता है कि तुम कहाँ हो। और क्यारा अपनी काम की जगह पर होती है और इसे रिप्लाई करती है मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैं ओवर टाइम कर रही हूँ, ओवर टाइम करने के अच्छे पैसे मिलते हैं। और जिल्लियो कहता है तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और क्यारा कहती है हमारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मुझे तुम्हारे साथ मिलकर मेहनत करनी होगी। और जिल्लियो बहुत ही उदास हो जाता है और मन में कह रहा होता है मैं तुम्हें अपने बारे में कैसे बताऊं। और क्यारा के मैसेज देखकर इसकी दोस्त कहती है तुमने शादी कर ली। और ये कहती है हाँ। और फिर इसकी दोस्त इससे पूछने लगती है वो कौन है, क्या करता है और कहाँ पर रहता है। और ये कहती है वो डॉक्टर है और जी गार्डन में रहता है। और जी गार्डन का नाम सुनकर इसकी दोस्त कहती है ये तो वही जगह है जहाँ पर बहुत ही पैसे वाले लोग रहते हैं और वहाँ पे एक एक घर की कीमत कम से कम 100 मिलियन है। और अपनी दोस्त के मुंह से ये बात सुनकर क्यारा चौंक जाती है और फिर जिल्लियो को फोन लगाती है और इससे पूछती है आखिर तुम हो कौन। और जिल्लियो कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ। और फिर क्यारा के मन में आता है कि वो इलाका जियांगचैंग ग्रुप का है और जिल्लियो भी जियांगचैंग ग्रुप के हॉस्पिटल में ही डॉक्टर है, शायद इसीलिए उन्हीं लोगों ने उसे वो घर रहने के लिए दिया होगा। और फिर इस बात के बारे में ज्यादा नहीं सोचती। और अब रात में क्यारा घर पर आकर जिल्लियो के साथ एक ही बेड में लेटे आती है और जिल्लियो बहुत ही बेसब्र होकर इसका इंतजार कर रहा था और खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता। और क्यारा से कहती है आखिर तुम चाहते क्या हो। और ये कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें चाहता हूँ। और फिर क्यारा को किस करने लगता है और इन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। और अब जिल्लियो की आंख खुलती है और ये बिस्तर में अकेला था क्योंकि ये सपना देख रहा था और क्यारा अभी तक घर नहीं आई थी। और फिर अपने रूम से बाहर आकर दिखता है कि इसके पेरेंट्स आए हुए हैं और इनसे कहने लगता है आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। और ये लोग कहते हैं तुम्हें बिजनेस संभालने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, तुम डॉक्टर बनना चाहते थे और हमने तुम्हें सपोर्ट किया, लेकिन क्या अब तुम शादी भी नहीं करोगे और हमें हमारी बहू का चेहरा नहीं दिखाओगे। और इन लोगों की बातें सुनकर जिल्लियो जाने लगता है और ये लोग कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। और जिल्लियो कहता है आपने कहा था ना कि आपको बहू का चेहरा देखना है, तो मैं उसी को लेने जा रहा हूँ। और जिल्लियो की बात सुनकर पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं और फिर जावली से पूछने लगते हैं क्या हमारे बेटे की कोई गर्लफ्रेंड है और वो बहुत ही रईस खानदान से है। और इन लोगों की बातें सुनकर जावली मन में कहता है मैं उसे नहीं जानता कि वो कौन है, कैसी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो किसी रईस खानदान से है। और मुसीबत से बचने के लिए इन लोगों से कह देता है थोड़ी देर में आप लोगों से खुद देख लेंगे। और ये जानता है कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर तमाशा होने वाला है, इसीलिए चुपचाप यहाँ से निकल लेता है। और जिल्लू क्यारा को मैसेज करता है जैसे तुम्हारा काम खत्म हो आ जाना, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और यहाँ डॉक्टर ली पूरे 2 मिलियन लेकर अपनी दुल्हन को लेने आ गया था। और इतने सारे पैसे देख देख कर क्यारा की भाभी की आंखें बाहर आ रही होती हैं और क्यारा के पेरेंट्स डॉक्टर ली से कह रहे होते हैं बहुत ही छोटी उम्र से ही हमारी बेटी के कंधों पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी और इसीलिए उसने बहुत ही कम उम्र में नौकरी करना शुरू कर दिया था, अब से तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। और डॉक्टर ली को जल्दी से क्यारा से शादी करके अपने पुत्रों को पैदा करने की जल्दी है। और क्यारा की भाभी बहुत ही खुश होकर क्यारा को रूम में लेने आती है, लेकिन देखती है क्यारा भाग चुकी है। और फिर बाहर आकर ये बात सबको बताती है
और डॉक्टर ली को इतना गुस्सा आता है कि बिना सोचे समझे क्यारा की भाई पे हाथ उठा देता है। और क्यारा का फादर कुछ कहता है तो उनके ऊपर भी हाथ उठा देता है। और फिर क्यारा की माँ कहती है, तुम किस तरह के इंसान हो जो एक बुजुर्ग और गर्भवती महिला के ऊपर हाथ उठा रहे हो। और फिर डॉक्टर ली गुस्से में अपना सारा दहेज वापस लेके चला जाता है। और थप्पड़ खाने के बाद भी क्यारा की भाभी को सिर्फ पैसों की चिंता थी। और माँ अपनी बेटी के लिए परेशान हो रही होती है, आखिर वो कहाँ चली गई। और अब क्यारा की दोस्त जिल्लियों को देखती है और क्यारा से कह रही होती है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। और अब क्यारा जिल्लियों से कह रही होती है, थैंक यू सो मच, लेकिन तुम्हें रोज रोज मुझे लेने आने की जरूरत नहीं है। और अब जिल्लियो सीट बेल्ट को बांधने में उसकी हेल्प कर रहा होता है और गलती से नॉर्मा किस हो जाता है। और जिल्लियो उससे कहता है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। और फिर क्यारा कार की सीट को एडजस्ट करने लगती है, लेकिन सीट पीछे आने की जगह आगे आ जाती है और फिर से इन दोनों का किस हो जाता है। और क्यारा कहती है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। और अब जिल्लियो से कहता है, मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं। और क्यारा कहती है, अभी इसी वक्त। और जिल्लियो कहता है, हाँ। और फिर क्यारा मन में कहती है, भले ही अभी हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते, लेकिन हमारी शादी तो हो गई है, तो पेरेंट्स से भी मिल लेना चाहिए। और ये जिल्लियो के पेरेंट्स से पहली बार मिलने जा रही है, इसीलिए उनके लिए गिफ्ट लेना चाहती है। और जैसे ही गिफ्ट को लेने के लिए स्टोर में आती है, डॉक्टर ली इसको पकड़ लेता है और कहने लगता है, तुम कहाँ चली गई थी, चलो अब हम जल्दी से मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और अपने लड़कों को जन्म देंगे। लेकिन क्यारा को उससे घिना रही होती है और ऐसा कहती है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे छोड़ दो। और ये कहता है, तुम्हें पता है कितनी लड़कियां मुझसे शादी करना चाहती हैं, लेकिन तुम किस्मत वाली हो जो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और क्यारा कहती है, अगर ऐसा है तो जाओ किसी और को ढूंढ लो। और खुद को उसे छुड़ाने के चक्कर में क्यारा के यहाँ से फूलदान टूट जाता है। और ये देखकर शॉपकीपर कहने लगती है, इस फूलदान की कीमत 1 मिलियन है, जिसे ऑक्शन में खरीदा गया था। और क्यारा से मुआवजा मांग रही होती है और अगर क्यारा मुआवजा नहीं देगी तो ये पुलिस को बुला लेगी। और क्यारा परेशान हो रही थी क्योंकि क्यारा के पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन डॉक्टर ली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है ये सोचकर कि अब पैसों के लिए क्यारा से शादी कर लेगी। लेकिन क्यारा पैसों के लिए जिल्लियो को फोन लगाती है और जिल्लियो उसकी पूरी बात सुने बिना फोन काट देता है। और क्यारा को लगता है कि पैसों की बात सुनकर वो डर गया है, इसीलिए पूरी बात सुने बिना फोन कट कर दिया, लेकिन मैं उसे पैसे वापस कर देती। और तभी क्यारा देखती है कि क्यारा के फोन में पूरा 1 मिलियन आ चुका है, जो कि जिल्लियो ने ट्रांसफर किया है। और डॉक्टर ली से कह रहा होता है, मुझे पता तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम्हारे बदले में पैसे दे सकता हूँ, बस तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दो। और क्यारा कहती है, उसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। और फिर ये क्यारा का फोन छुड़ा के पैसे देखने लगता है और देखकर उसकी आंखें बाहर आती हैं कि आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं। और फिर क्यारा सबकी ओर से कहती है, यहाँ पर जो भी नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदार के लिए मैं नहीं हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ आधे पैसे दूंगी और आधे पैसे ये देगा। और अब चाहो तो पुलिस को भी बुला सकते हो। और शॉपकीपर क्यारा की बात पे एग्री हो जाती है और फिर आधे पैसे देकर जाते हुए ऐसे ही बता देती है, मेरा पीछा मत करना, मेरी शादी हो चुकी है। और अब जल्दी से ये यहाँ से भागना चाहता है, लेकिन शॉपकीपर उसको पकड़ लेती है और इसे आधे पैसे देने पड़ते हैं। और अपनी बेटी को ढूंढते हुए ये लोग भी यहाँ पर आ गए थे। डॉक्टर ली कहता है, आप लोगों की बेटी पहले से ही शादीशुदा है। और ये सुनकर क्यारा की भाभी दुखी हो जाती है कि अब ऐसे दहेज के पैसे कैसे मिलेंगे। और क्यारा की माँ कहती है, तुम्हें अभी पैसों की पड़ी है, मेरी बेटी ने सालों से काम करके घर को संभाला है और वो कभी किसी के संपर्क में नहीं रही, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, लेकिन आज उसने ना जाने किससे शादी कर ली। और पापा भी इसी दोषी ठहराते हैं, ये सब तुम्हारी गलती है। और माँ क्यारा के लिए बहुत ही तो पैनिक हो रही थी क्योंकि उसका फोन भी नहीं लग रहा था। और अब क्यारा जिल्लियो को बताती है, मैंने पेरेंट्स के लिए कुछ गिफ्ट खरीदे हैं और मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे जल्दी वापस कर दूंगी। और जिल्लियो कहता है, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम पति पत्नी हैं। और इसे काट दे रहा होता है, लेकिन क्यारा नहीं ले रही होती और इसे कह रही होती है, मैंने शादी से पहले ही कह दिया था, मुझे आपसे दहेज नहीं चाहिए और न ही शादी के बाद मैं आप सबकी तनख्वाह लूंगी। और जिलियो कहता है, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारी हाँ में हाँ नहीं मिलाई और मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें दहेज या तनख्वाह नहीं दूंगा। और पति का पैसा पत्नी के खर्च करने के लिए होता है। और अब जिलियो क्यारा को अपने घर लेके आता है और इस जगह को देखकर क्यारा की आंखें बाहर आ जाती हैं, ये कितनी बड़ी और सुंदर जगह है। और तभी जिलियो को किसी का फोन आ जाता है और क्यारा चौकीदार से पूछने लगती है कि आखिर इस घर का असली मालिक कौन है। और चौकीदार कहता है, वही है जिसके साथ आप आई है, ये घर और ये पूरा इलाका इन्हीं का है, क्या ये बात इन्होंने आपको नहीं बताई। और क्यारा कहती है, लेकिन ये तो एक डॉक्टर है। और चौकीदार कहता है, हाँ ये डॉक्टर है और साथ ही साथ जिन खानदान और जियांग चंग एम्पायर के इकलौते वारिस। और चौकीदार के मुंह से जिल्लियो की सच्चाई जानकर क्यारा के होश उड़ जाते हैं कि जल्दबाजी में इसने जिससे शादी की है वो असल में है कौन। और क्यारा के उड़ते हुए कबूतर देखकर जिल्लियो इससे पूछता है, क्या हुआ। और ये कहती है, कुछ नहीं, मुझे कुछ याद आ गया, इसीलिए अभी मुझे जाना होगा। लेकिन जिल्लियो उसको पकड़ लेता है और ये कहती है, क्या मैं नहीं जा सकती। और जिल्लियो कहता है, बिल्कुल भी नहीं, अभी तुम्हें मेरे पेरेंट्स से मिलना है। और अब क्यारा जिल्लियो के पेरेंट्स से मिलती है और क्यारा से मिलकर जिल्लियो के पेरेंट्स इससे इसके बैकग्राउंड के बारे में पूछने लगते हैं और कह रहे होते हैं, तुम पैसे वाले खानदान से हो, लेकिन हमने कभी भी जी फैमिली के बारे में नहीं सुना, तुम्हारे फादर का किस चीज का बिजनेस है। और जिल्लियो कुछ बोलता, क्यारा इसकी बात को बीच में काट देती है और कहने लगती है, मैं खुद बात करूंगी। और मन में कहती है, भले ही मेरे पेरेंट्स मुझसे उतना प्यार नहीं करते जितना उन्हें करना चाहिए, लेकिन मुझे अपनी गरीबी पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं है। और फिर
जिल्लियो के पेरेंट्स को अपनी पूरी सच्चाई बता देती है कि मेरे पेरेंट्स गांव में एक कारपेंटर थे और साथ में खेतीबाड़ी का काम किया करते थे, और उनकी तबीयत खराब होने की वजह से किस तरह से फैमिली का भार इसके ऊपर आ गया और इसने अभी तक क्या क्या किया है। और पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही मामूली स्कूल और कॉलेज से हुई है। और क्यारा की सच्चाई के बारे में सुनकर जिल्लियो के पेरेंट्स का मुंह बन जाता है और फिर जिल्लियो को साइड में बात करने के लिए बुलाते हैं। और इसका फादर इससे कहता है, आखिर तुम ये किसे उठाकर ले आए हो। और जिल्लियो कहता है, आप दोनों को हमेशा से अपनी बहू चाहिए थी और अब मैं बहू ले आया हूँ, तब भी आप खुश नहीं हैं। और माँ कहती है, लेकिन हमें इस तरह के बैकग्राउंड की बहू नहीं चाहिए थी। और जिल्लियो कहता है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फादर कहते हैं, वो हम दोनों को ही पसंद नहीं है और इस तरह की लड़की को तो हम कभी अपने दरवाजे पर भी अलाउ नहीं करते। इसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाल दो। और जिल्लियो कहता है, वो मेरी पत्नी है, मुझे पसंद है, उसे मैं घर से नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं किसी और को घर से निकाल सकता हूँ। और पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, और तुम कैसे निकालोगे। और जिल्लियो अपने पेरेंट्स को ही घर से निकाल देता है और इनसे साफ साफ कह देता है, ये मेरा घर है, मेरी पत्नी, मेरी मर्जी, आप लोग जा सकते हैं। और फादर चिढ़कर जिल्लियो को गाली दे रहे होते हैं। और जिल्लियो से कहता है, मेरी पेरेंट्स की बातों को दिल से मत लगाना। और ये कहती है, जब मैं तुमसे मिली थी, तुमसे शादी की, तो मुझे नहीं पता था कि तुम इतने धनी परिवार से हो और तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और ये तुम्हारी चिंता है और वो ठीक ही बोल रहे हैं। और मुझे लगता है, और इससे पहले क्यारा अपनी बात पूरी करती, क्यारा को उसकी दोस्त का फोन आ जाता है और इसे अभी अर्जेंट में अपने काम पर वापस जाना होगा। और जिल्लियो से कहता है, अपनी बात पूरी करके जाओ। और क्यारा कहती है, मैं भी जल्दी में हूँ, बाद में बात करेंगे। और जिल्लियो बहुत ज्यादा परेशान होता है, बार बार क्यारा को मैसेज कर रहा होता है, लेकिन क्यारा रिप्लाई नहीं दे रही थी। और उसका दोस्त उससे आकर कहता है, अगर तुम कहाँ बिजी हो, तुम्हारा मन काम में भी नहीं लग रहा। और फिर एक्साइटेड होकर पूछता है, क्या कल भाभी और अंकल आंटी की बीच झगड़ा हुआ। और जिल्लियो उससे कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। और फिर देखता है कि नर्स के यहाँ से स्ट्रेचर छूट गया है, जो कि एक बच्चे पर टकराने वाला है। और फिर बच्चे को बचाते हुए जिल्लियो को चोट लग जाती है और इसके यहाँ से खून निकल रहा था। और इससे पहले इसका दोस्त इसकी पट्टी करता, जिल्लियो अपनी चोट की फोटो खींचकर क्यारा को भेज देता है, लेकिन क्यारा ने ना तो फोटो देखा था और ना ही रिप्लाई किया था। और ये खिस्सा जाता है, क्या तुम इतनी बिजी हो कि फोन का मैसेज देखने का भी टाइम नहीं। और फिर सोचने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं घर पर जो कुछ भी हुआ और मेरी सच्चाई जानने के बाद तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो। और अब अपने घर आता है और घर के बाहर क्यारा को बैठा देखता है और क्यारा से कहती है, मैं 2 घंटे से यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और ये कहता है, तुमने फोन क्यों नहीं किया। और ये कहती है, मेरा फोन डेड हो गया था। और अब जिल्लियो बेचैन होकर आगे बढ़ के क्यारा को किस करने लगता है और क्यारा से कहती है, तुम्हें क्या कर रहे हो। और ये कहता है, तुम जो बात अधूरी छोड़ गई थी उसे पूरा करो। और ये कहती है, मैं बहुत ही मामूली परिवार से हूँ, इस वजह से तुम्हारे पेरेंट्स मुझे पसंद नहीं करते, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है और इसीलिए मैंने उनकी कही हुई बातों को दिल पे नहीं लिया। और क्यारा की बातें सुनकर जिल्लियो कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे डिवोर्स देने वाली हो। और क्यारा कहती है, तुम इतने पैसे वाले परिवार से हो और मुझे तलाक नहीं देना चाहते, तो फिर मैं तुम्हें तलाक क्यों दूंगी। हमने शादी की है तो अपनी शादी को निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जिंदगी में समस्याएं तो आती हैं, लेकिन समस्या से भागने की बजाय उसका समाधान निकालना चाहिए। और मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारे पेरेंट्स को इम्प्रेस करने की कि वो मुझे एक्सेप्ट कर लें। और इसकी बात सुनकर जिल्लियो कहता है, हाँ, हम मिलकर अपने जीवन को खूबसूरत बनाएंगे। और बैठे बैठे क्यारा के पैर सुन्न पड़ गए थे, इसीलिए जिल्लियो इसे अपनी गोद में उठा के लाता है। और क्यारा देखती है कि इनका कमरा कितना बड़ा है और कमरे से ही बड़ा क्यारा का कबर्ड है, जो कि जिल्लियो ने स्पेशली क्यारा का सामान रखने के लिए तैयार करवाया है। और क्यारा को ये सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा होता है। और अब क्यारा नहा कर आती है और जिल्लियो उसके बाल सुखा रहा होता है। और बाल सुखाने के बाद कहता है, चलो अब सोने का टाइम हो गया है। और अब क्यारा को होश आता है और कह रही होती है, मैं तो भूल ही गई थी कि शादी के बाद एक ही बेड पे सोना होता है। और जल्दी से यहाँ से जाने लगती है, लेकिन जिल्ली उसको पकड़ लेता है और क्यारा ऐसे खुद से दूर कर रही होती है। और ये कहता है, मैं कौन हूँ। और क्यारा कहती है, तुम डॉक्टर हो। और ये कहता है, मैं तुम्हारा कौन हूँ। और क्यारा कहती है, तुम मेरे पति हो। और जिल्ली कहता है, मैं तुम्हारा पति हूँ ना, तो फिर तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती। और कल रात जिल्ली ने जिस चीज का सपना देखा था, फाइनली अब वो हो रहा था। और क्यारा देखती है कि जिल्लू के हाथ पर चोट लगी है और उससे पूछने लगती है कैसे लगी। और ये कहता है, हॉस्पिटल में लगी थी और मैंने तो फोटो भी सेंड किया था। और क्यारा कहती है, मेरा फोन डेड हो गया था। और इसकी चोट की वजह से इसको मना करने लगती है, लेकिन जिल्लियो नहीं मानता और कहता है, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। और यहाँ जाओली अपने दोस्त का इंतजार कर रहा होता है और इसके बाकी दोस्त इससे कह रहे होते हैं वो नहीं आएगा, वो अपनी बीवी के साथ होगा। और ये कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, उसने मुझे प्रॉमिस किया है वो जरूर आएगा, लड़की के लिए हमारी सालों पुरानी दोस्ती को नहीं भूलेगा। और इन दोनों को साबित करने के लिए जिल्लियो को फोन लगाता है, लेकिन जिल्लियो को इस वक्त लड़की की जरूरत है, ना कि दोस्त की, इसीलिए फोन उठाए बिना फोन को स्विच ऑफ कर देता है। और बेचारा जाओली कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, लड़की के लिए दोस्त को बुला दिया। और ये दोनों बेचारे जाओली की ऐसी हालत पर हंस रहे होते हैं। और क्यारा अपने काम पर आती है, जहाँ पर जिल्लियो की माँ पहले से इसका इंतजार कर रही थी। और क्यारा से कहने लगती है, तुम दोनों बिल्कुल अलग दुनिया से हो। और जिल्लियो को छोड़ने के लिए क्यारा को ढेर सारे पैसे ऑफर करने लगती हैं, यहाँ तक कि 100 मिलियन भी देने को तैयार है।
और क्यारा एक ही बात कहती है, मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। तभी जिनलियो भी यहाँ पर आ गया था और माँ से कह देता है, हम दोनों पहले शादी कर चुके हैं। और छोड़कर माँ कहती है, तुमने शादी कर ली और शादी करने से पहले माँ बाप से पूछना जरूरी नहीं समझा, और अब शादी हो ही गई है तो ठीक है। और अब क्यारा को घर पर डिनर के लिए बुलाती है और इनके मन में खुरापत चल रही होती है और कह रही होती है, मैं तुम्हें दिखा दूंगी, अमीर खानदान की बहू बनना कोई मजाक नहीं होता। और क्यारा से कहती है, तुम अचानक से कैसे आ गए? और जिलियो कहता है, मैंने पहले ही माँ की कार को नीचे देख लिया था और तुम्हें किसी के भी पैसे एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो, इसीलिए मेरी संपत्ति की आधी हकदार तुम हो। और इसकी बातें सुनकर क्यारा मन में सोचती है, इसे लगता है कि मैं कहीं पैसे लेकर इसको छोड़ ना दूं। और इसे कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। और इससे पूछती है कि माँ को क्या पसंद है, लेकिन माँ के पास तो पहले से ही सब कुछ है। और अब जिनलियो इसे बताता है कि जब माँ यंग थी तो उन्हें ये रेड कलर का स्कार्फ बहुत ज्यादा पसंद था और क्यारा को स्कार्फ बनाना नहीं आता, इसीलिए अपनी दोस्त लिली की हेल्प लेकर दिन रात एक करके माँ के लिए स्कार्फ बनाती है। मूवी पार्ट 2 के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।